हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ देखिए, मैं आज आपको हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का ये। तो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका हेडिंग है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी समाज के अंदर जो चेंज हुआ उसकी कहानी पूरी, उसका जो एक युग है पूरा, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। दुनिया की जो हिस्ट्री है उसमें दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था कि किस तरह लोगों ने वहाँ का जो राजा था उसकी जो सत्ता थी उसको रूल आउट कर दिया और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, जनता का शासन आया। इसी तरह जो अब दूसरा इवेंट है रशियन रेवोल्यूशन, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इसमें जो बताया गया है उसको अपन देखते हैं। तो इसमें देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में लोगों को समझ में आने लगा कि समाज में परिवर्तन हो सकता है। अभी तक जितने भी देश थे वहाँ मोनार्की थी और राजा का डेस्पोटिक रूल था, यानी राजा सर्वोपरि होता था, सारी असीमित पावर, अनलिमिटेड पावर उसके हाथ में होती थी, यानी पूरा कंट्रोल उसके पास होता था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया, वहाँ लोगों का शासन आ गया। उसका असर अब यूरोप में होने लगा, वहाँ के लोग भी सोचने लगे और महसूस करने लगे कि समाज में कुछ चेंज हमारे लिए भी हो सकता है। आप जैसे जानते हो कि 18वीं सेंचुरी से पहले समाज का ढांचा कैसा था वहाँ यूरोप के अंदर। समाज कई सारी कैटेगरी में बटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर होते थे अरिस्टोक्रेट, नोबल्स कह सकते हो आप इनको, या चर्च कह सकते हो। इन सब का राजा के ऊपर बहुत प्रभाव था और ये लोग, सारी पावर इनके पास होती थी। और दूसरी जो लास्ट कैटेगरी होती थी वो होती थी वर्कर्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, उनके पास कोई राइट भी नहीं थे, किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था उनके पास। और इसके अलावा उन लोगों को टैक्स पेयर भी थे वो, यानी सारा टैक्स जनता का, यानी सारा टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करते थे। और अरिस्टोक्रेट उसके टैक्स के पैसों पे एंजॉय करते थे, यानी समाज इस तरह बटा हुआ था। समाज में कई सारे ऑर्डर थे, पीसेंट भी थे, वो लगातार दिन रात मेहनत करते थे खेतों में। अब जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बाद में यूरोप के अन्य देशों के लोगों को लगने लगा कि जब फ्रांस के अंदर ही ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन लोगों को लगने लगा कि हमारे यहाँ भी अब चेंज होना चाहिए समाज के अंदर, हमको लोगों को भी हमारे कुछ अधिकार हैं जो हमको मिलने चाहिए। इस तरह की बातें होने लगी। और विशेषकर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया के अंदर राजा राम मोहन राय थे और डेरोजियो थे। उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी जिक्र किया है अपनी किताबों के अंदर, अपने विचारों में। वो काफ़ी, ये दोनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे। अब पूरी दुनिया के अंदर ये डिबेट का इशू हो गया, यानी लोग डिबेट करने लगे कि वास्तव में समाज के अंदर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब लोगों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। वो लोगों को जागरूक करने लगे कि भाई अब तो हमको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए जिन अधिकारों से हम अभी तक वंचित थे। हाँ देखिए, अब इसका सेकंड पैराग्राफ है। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर भी सारे लोग ये नहीं चाह रहे थे कि समाज के अंदर चेंज होना चाहिए। लोगों का जो ओपिनियन था इस बारे में वो काफ़ी डिफर था, यानी कुछ लोग तो चाहते थे कि समाज के अंदर पूरी तरह चेंज आ जाए, और कुछ लोग ये चाहते थे कि समाज के अंदर चेंज होना चाहिए लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होना चाहिए इसका शिफ्ट। तो इसमें जो विचारधाराएँ थी उस ज़माने के अंदर समाज के अंदर वो लोगों की, उसमें अपन उसको किसी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहला है कंजर्वेटिव्स, जिसको अपन रूढ़िवादी कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे रूढ़िवादी, जो यानी पुरानी मान्यताओं पर जीवित रहते हैं और पुरानी मान्यताओं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कंजर्वेटिव के विचार अलग थे। और दूसरी तरफ लोग थे लिबरल्स और रेडिकल्स। जो लिबरल्स थे वो उदारवादी थे, यानी वो चाहते थे कि समाज के अंदर चेंज होना चाहिए लेकिन उसका पूरी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कुछ मान्यताएं पुरानी भी रहनी चाहिए, कुछ मान्यताएं नई भी रहनी चाहिए। और तीसरे थे रेडिकल्स। ये लोग वो थे जो ये कहते थे कि समाज के अंदर पूरी तरह चेंज होना चाहिए, यानी समूल परिवर्तन, यानी बिल्कुल ग्रास लेवल से नीचे से परिवर्तन होना चाहिए और सारी चीज़ें चेंज हो जानी
चाहिए। तो लोगों के जो विचार थे अब इस बार पर डिस्कस होने लगा और लोग आपस में मिलकर बैठ के बातें करने लगे उनकी पॉलिसियों के बारे में। कुछ लोग कहते थे कि होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कई सारी ऐसी हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क था इन चीज़ों के अंदर, और इन शब्दों का अर्थ हर समय में अलग अलग होता गया है, यानी चेंज होता गया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ वो किसी समय में कही जा रही है तो उसका जो असर है या उसका जो मतलब है वो आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले समाज में, आने वाले समय में वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? जैसे कि आपने देखा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद हम एक और घटना हुई रूस में जिसको अपन रूसी क्रांति कहते हैं, तो उसका असर पूरी 20वीं सेंचुरी पे पड़ा। और रेडिकल यानी इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा रोल किसका था? रूसी क्रांति को अपन एक तरह से रेडिकल रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, रशियन रेवोल्यूशन को, क्योंकि वहाँ के जो चेंज हुआ जो भी उसमें रेडिकल्स का बहुत बड़ा योगदान। हाँ, तो अब अपना जो टॉपिक है 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और इन तीनों का क्या ओपिनियन है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है ग्रुप वो है लिबरल्स। लिबरल्स जो चाहते थे उनका ये विचार था कि एक देश ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे धर्म का सम्मान हो, यानी देश के अंदर सारे धर्मों को बराबर मान्यता मिले। और जैसा कि आप जानते हो उस ज़माने में यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो देश थे वो किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड का सपोर्ट था उसको, ऑस्ट्रिया है, स्पेन है, ये कैथोलिक चर्च के अंदर आते थे। तो लेकिन जो उदारवादी समूह था यानी जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि कोई भी देश में शासन करे, पावर किसी के पास हो, लेकिन वो पावर अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, यानी उसके पास सारी सत्ता उसी के पास नहीं होनी चाहिए, राजा के पास। और वंशवादी परंपरा यानी राजा का लड़का ही राजा बनेगा, इसके भी वो फेवर में नहीं थे। इसके अलावा उनका कहना यह था कि एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, यानी सरकार को किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का, यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनने का सरकार के पास राइट नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट हो वो सरकारी अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और न्यायपालिका यानी जुडिशरी लोगों को अपनी बात को कहने का हक मिले, लोगों को बराबर न्याय मिले। हालांकि वो लोग पूरी तरह से डेमोक्रेसी के पक्ष में भी नहीं थे, इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि साहब वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को ना मिले। समझना इस चीज़ को। लिबरल्स की जो थ्योरी थी, लिबरल्स की जो सोच थी, उनका मुख्य बिंदु यही था, यानी लिबरल्स ये सोचते थे कि वोट देने का अधिकार समाज के अंदर केवल संपत्तिधारी यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास समाज के अंदर प्रॉपर्टी है और उनको ही मिलना चाहिए। यानी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। प्रॉपर्टी जिनके पास है वही वोट डाल सकेंगे। और दूसरा उनका एक ओपिनियन और था, दे डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए वोट के पक्षधर भी वो नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं